सो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का। क्या है? क्लास 9th का जो है फिजिक्स का पार्ट है। ये चैप्टर नंबर 3 है। मैंने 2 चैप्टर बता चुका हूँ। मोशंस ऑफ लॉ ये भी मैं बता चुका हूँ। फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन ये भी मैं बता चुका हूँ। मोशन भी बता चुका हूँ। अब तीसरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशनल। देखिए मजा आने वाला है, मजा मिलेगा एकदम। मजे से पढ़िए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप मजे से एकदम पढ़िएगा। इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात होगा। कोई 2 पार्टिकल है, कैसे आप उसको आप देखेंगे। मान लीजिए कि M1 है और यहाँ पे M2 रखा हुआ है। दोनों एक तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के, तो d² होता है। यही सारा हम इसमें देखने वाले हैं। और यहीं से आप देखेंगे, देखिए आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे कि केपलर लॉ के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज हम जो है देखने वाले हैं। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। शुरू से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये चीजें चली। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, जैसे पहले जो है अरस्तु ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया कि सेवों के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें चर्चा किया। फिर जो है गैलीलियो आया, उसने देखा कि जो है इसके बारे में चर्चा, ग्रेविटी के बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद जो है न्यूटन ने भी बताया। न्यूटन ने बताया कि कोई भी जो पार्टिकल है या वस्तु है वो क्या होती है, अगर हम उसको खींचते हैं तो ग्रेविटी के कारण वो जो है नीचे गिरती है। तो इस तरीके से थेसिस चलते हुए चला गया। उसके बाद आप देखेंगे टाइचो नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 16th सेंचुरी में जो है उन्होंने अपना थेसिस एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसमें फिर जो है बाद में उनका डेथ हो गया। तो सारा डेटा, जैसे देखिए कोई भी रिसर्च करता सारा डेटा रहता है उसके बाद, तो डेटा के उसी के डेटा के अनुसार है। उनका जो स्टूडेंट था, टाइचो का ही स्टूडेंट था जॉन्स जो है केपलर था। उसी ने क्या किया, उसी डेटा के अनुसार जो है उसने केपलरी मोशन दिया। मतलब जिसमें जो केपलर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब इसी के हिसाब से देखिए न्यूटन जो है बहुत बड़ा चोट्टा भी था। कौन एक्सपेरिमेंट करता था तुरंत जो है वहां पे वो पहुंच जाते थे और उस पर वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगते थे। समझ गए? तो ये न्यूटन साहब का जो है ये नियम था। जैसे इन्होंने केपलर ने तीनों नियम दिया, फिर इसी को उन्होंने न्यूटन ने जो है प्लैनेटरी मोशन पे उन्होंने भी अपना जो है थीसिस दे दिया। तो क्या वो उनके जो गुरुजी थे टाइचो ब्रेवे, इन्होंने क्या किया, जॉन्स जो केपलर साहब थे, ये किसके शिष्य थे? ये जो टाइचो थे इन्हीं के शिष्य थे। ठीक। अब उसी के डेटा के अनुसार जो है इन्होंने अपना थीसिस दिया। तो उन्होंने क्या दिया, केपलर फर्स्ट लॉ दिया। तो देखिए केपलर जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है। जैसे आप देखिए सन एक जगह रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो है शरीर जो एलिप्टिकल पाथ पे जो है वो जो प्लैनेट है आपके क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। वही ये लिखा, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन एट ए वन फोकाई ऑफ ए इलिप्स। देखिए सन एक जगह रहेगा, उसके प्लैनेटरी जो इतने सारे हमारे जो 8-9 ग्रह हैं ये सारे हमारे क्या करेंगे, इसके मूव करेंगे। तो पहला यही चीज है कि एक जगह ये सूर्य जो फिक्स रहेगा और इसके अराउंड जो है इलिप्टिकल पाथ पे सारे जो प्लैनेट हैं वो सारे घूमेंगे। केपलर सेकेंड लॉ कहेगा लॉ ऑफ एरिया, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल होगा। जैसे एक इंटरवल हो, अगर इक्वल एरिया का तो इक्वल इंटरवल होगा, इक्वल इंटरवल तो इक्वल एरिया, वही चीज है। तो इसमें कहा द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन ऑफ स्वीप्ट इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना एरिया लेगा उतना ही इक्वल इंटरवल टाइम भी लगेगा आपका। समझ गए? तो इसीलिए लॉ ऑफ एरिया बोला गया। केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, इसमें पीरियड की बारे में बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई क्यूब मीन डिस्टेंस है, आपका द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ऑफ द सन इज ए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट इन द टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के। इसीलिए कांस्टेंट बराबर r/t²। देखिए इसके बारे में आप डिटेल जो है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सोचा थोड़ा सा ग्रेविटेशनल के बारे में बात हो रही है तो इसको बता दिया जाए, ताकि आप जो है 9th पढ़ें, फिर 10th में पढ़ें, फिर 11th में जाएंगे, थोड़ा सा ये आपको रहेगा कि हाँ सर कहीं हमको बताए थे हमारे सर्विस सर
काइनेटिक कोचिंग सेंटर वाले सर जो है बताए थे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं जितना हो सके उतना मैं इसको डिस्क्राइब करूं। देखिए ये थियरी वाला पूरा पार्ट है। अभी मैं जो 2 चैप्टर बताऊं उसमें थियरी ही केवल बताया हूं। उसमें देखिए मैं ये सारा अभी मैं उसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं मैं करवाया हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन भी मैं करवा दूं उस पर, ताकि एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन मैं डालूंगा, मैं खुद ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा, जिस भी तरीके से जितना भी मेहनत करना रहेगा मैं करूंगा आप लोगों के लिए। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है और लोगों को शेयर करिएगा और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिएगा कि जो भी अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो उसके बारे में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। सो गाइस यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारा चैनल। और लोग देखिए इसमें आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला, कोई पैसा ऐसा नहीं देना है, एकदम कुछ रही नहीं कि मतलब आप पैसा दीजिए तब देखना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री है एकदम ठीक। चलिए तो अब ग्रेविटेशनल की बात हो रही है, तो उसमें जो न्यूटन साहब ने जो है, न्यूटन साहब ने उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया न्यूटन साहब ने? अब देखिए मैं ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है, तो इसीलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि अब प्लैनेटरी के बारे में आप जान चुके हैं, तो जो न्यूटन साहब ने दिया है अब उसका थोड़ा डेरिवेशन है तो उसको भी देखा जाएगा। क्योंकि देखिए डेरिवेशन थोड़ा मैं लिखता नहीं हूं, इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि कैसे किया गया है एक एक लाइन बाय लाइन में बताऊंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा लैंग्वेज होता है वो लिखना पड़ता है, लिखना इसलिए पड़ता है ताकि टाइम बचे। अब देखिए कमी टाइम में थोड़ा ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो वही चीज है, वही फायदा है आपका। चलिए तो न्यूटन साहब ने यही दिया आपका। न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने ही कहा कि जो भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है आपका, एवरी पार्टिकल इन ए यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है, अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, वो दूसरे पार्टिकल से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। फोर्स विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक मास m1 है और यहाँ पे क्या है m2 है, ठीक है ना, और इसके बीच की दूरी जो है d है, तो ये इधर है, ये इधर है, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो दूरी है ये पॉइंट है, यहां से आप मेजर कर लीजिए, ये है, ठीक है ना। यहाँ m1 है m2 है, इसके बीच की जो दूरी है d है। तो वही कह रहा है कि जो आपका फोर्स है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 और m2, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके है? द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। लेट अस द कंसीडर अ टू पार्टिकल, लेट्स अस द कंसीडर टू पार्टिकल m1 एंड m2। देखिए दो पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया है, m1 और m2, सस्पेंडेड बाय द डिस्टेंस d। क्या कर दिया हमने? सस्पेंडेड बाय द डिस्टेंस d, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, आपने उसने पहले लाइन में ये बोला है फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, ठीक है ना। आप ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए फोर्स जो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, इसको इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हम जानते हैं। तो ये जान रहे हैं एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या आर स्क्वायर भी आपको इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ग्रेविटी की बात हो रही है, इसी वजह से ये ग्रेविटी की बात हो रही है, इसीलिए आप इसको एफ बराबर क्या लिखेंगे? जी
m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को मान लीजिए ग्रेविटेशनल का, इसको पृथ्वी का मास मान लेंगे, इसको चांद का मास मान लेंगे, दोनों बीच की दूरी, तो उसमें फोर्स भी अट्रैक्शन आपको निकल के चला आएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक, तो जैसे इस पे जो है आपके टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो यही मैं लेट अस कंसीडर द पार्टिकल m1 एंड m2 सस्पेंडेड बाय द डिस्टेंस d अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ f प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, क्योंकि यहाँ पे सारा आपने लिख दिया है, और f प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करा दिए हैं। तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इंप्लाइज दैट f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इसको हम r भी मान सकते हैं, चलिए हम इसको d ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने d माना है, इसीलिए इसको हम d स्क्वायर ही मानेंगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको जानना। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का है, डू नॉट चेंज इन द मीडियम बिटवीन द पॉइंट ऑफ मास। जैसे मतलब जैसे आप उसको एयर में ले जा रहे हैं या वाटर में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसमें अट्रैक्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा। दोनों में जो है चाहे मीडियम रहेगा। मान लीजिए ये यहाँ से ये एयर है और ये वाटर है, तो ऐसा नहीं है इसमें एयर में कुछ और अट्रैक्शन रहेगा, वाटर में, दोनों में सेम रहेगा आपका अट्रैक्शन, ये ध्यान देना है। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसे आप इधर किए तो ये इधर से आया, ये माइनस हो गया, 2 हो गया, तो एक्शन टू रिएक्शन, इसीलिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसमें हो जाता है। ठीक है ना, ग्रेविटी की जो बात होती है। ठीक, इसमें जो फोर्स होता है वीकर होता है, आपको वीकेस्ट होता है, इट इज ए ऑलवेज अट्रैक्शन द नेचर होता है, और इसका यूनिवर्सल स्क्वायर ऑफ लॉ जो होता है एफ प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया है ये डी स्क्वायर जो होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो ये मेन जो है आपका फार्मूला हो गया। और जैसे आप g बराबर आप निकाल 6.67 इंटू 10 टू पावर, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्टली आप याद रखेंगे 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है बाय kg स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो है अभी न्यूमेरिकल जब भी लगेगा तो इसमें उसका काम देगा, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन में लगाता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन मैं लगा के दिखा देता हूँ इसके टाइप में। तो मैं इसे अब पूरा मैं मिटा रहा हूँ और इस पे क्वेश्चन लगाया जा रहा है। ठीक है ना। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद देखा जाएगा उस क्वेश्चन को। कोई मान लीजिए पार्टिकल है और उसका मास जो है 1 kg है, 2 kg है, जो भी आप मानना है मान सकते हैं। तो आइए हम बुक से ही देखते हैं, बुक में दिया है। जैसे देखिए व्हाट इज द फोर्स, लिखा है व्हाट इज द फोर्स, ठीक, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल between 2 point mass इतना दिया है ऑफ 1 kg एंड 2 kg केप्ट, ठीक, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है ये पार्ट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब m1 बराबर 1 kg है, m2 बराबर 2 kg है और d बराबर जो है 1 है। तो f बराबर क्या होता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो g का मान 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू क्या हो जाएगा, m1 का मान 1 है इंटू 2 अपान जो है r का मान क्या है 1 का स्क्वायर।
तो ये तो सारा खत्म हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा 7 दूना 14, 6 दूना 12, 13, 6 दूना 12, 13, 13.34 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। ये फोर्स है आपका, और फोर्स किस में आता है पता है ना, न्यूटन में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। दिस इज द एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, दिस इज ए एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और भी देखेंगे हम, क्योंकि मजा आने वाला है लेक्चर में, जो है एकदम मजा आएगा। एक किनारे सब देखिएगा, क्योंकि देखिए जब आप भगा के देखेंगे या इधर उधर घूम के देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप, लेकिन एक किनारे से आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। कड़ी सब एक दूसरे से मिल रही है, क्योंकि देखिए इसमें एक किनारे से मैं बना रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल भी आपका हो जाए। अब उसी में जैसे क्वेश्चन दिया है, फोर्स ग्रेविटी है एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, मास 1 kg है, कोई है 1 kg उसका मास है, m बराबर 1 kg है, और दूसरा जो हाइट है 1 मीटर है, वही डिस्टेंस है आपका 1 मीटर है। ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो रेडियस दिया है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर दिया है। ठीक है ना। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही निकालना है, F बराबर G(m1 m2 r²). तो क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन को वहां पे लगा दूंगा। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 है ना, 1 दिया है ना, हाँ 1 दिया है। ठीक है, और जो है इसका मान कितना दिया है, इंटू 6 इंटू 10⁻, दूसरे का भी मास दिया है, दूसरे का मास कितना दिया है, हाँ मास उसका जो अर्थ का मास है m2 बराबर जो दिया है, ये दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg है। यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 kg दिया है। अपान जो है इसका 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 12 ये हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 में से जो 24 घटेगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं सीधा इसको सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। 6.67 इंटू 6 इंटू 10 अपान जो है 6.4 इंटू 6.4। अब सोच रहे हैं सर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये 6 गुना 12 हो गया, तो इसीलिए मैं इसको सब हटा दिया हूँ। अब इसी को पूरा जब आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल मिला के 9.7 आ जाएगा। कितना आएगा, 9.7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा। अब इसी तरीके से और भी सवाल हैं, वो भी इसी तरीके से लगेंगे, मैं उसमें लगा दूंगा, आप देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना। अब आइए एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आप देखेंगे। ठीक है ना, क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देखेंगे। समझ गए, आइए आगे चलते हैं। एक टॉपिक एक भी छोड़ना नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है ना, तो इसीलिए एक टॉपिक सारा जो है लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ये टॉपिक है आपका। क्या है, ये है ना टॉपिक, ड्यू टू द ग्रेविटी जी। ठीक है ना। अब इसी को हम देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्या मैंने लिखा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द
अट्रैक्शन, क्या लिखे हैं, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स ठीक its center is called एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी होगा, क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। मतलब अब F बराबर क्या हो जाएगा, आप m इंटू ये पढ़े गए थे, अब इसी ग्रेविटी की बात हो रही है, इसीलिए अब इसकी जगह पे F बराबर आप क्या पढ़ेंगे, mg पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी की बात हो रही है इसकी वजह से, ठीक है ना। ठीक, अब आप जानते हैं F बराबर जो है क्या पढ़ते हैं, F बराबर पीछे आप पढ़े हैं कैपिटल M स्मॉल हम M लिख दे रहे हैं, अपान जो है, आगे क्या पढ़े थे आप, यहाँ पे G लगा लीजिएगा, और जो डिस्टेंस है आपका क्या था वहां पे r स्क्वायर में लिख रहा हूं। अब F का मान यहाँ पे रख दीजिए, F बराबर क्या रख दीजिए, mg रख दीजिए, क्योंकि यहां से हम रख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो पुटिंग लिखिए, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में आप पुट कर रहे हैं, तो mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो गया, g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपान r स्क्वायर, ये आ गया आपका। एक कैपिटल G स्मॉल g में रिलेशन भी होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से मैं इसकी G का मान 9.8 क्यों होता है ये भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, इंटू जो है ये आप अर्थ का भी आप जान रहे हैं, ये दिया हुआ है कि 6.4 इंटू 10⁻6 होता है, इसकी पावर जो है 2 कर दीजिएगा, ये भी दिया हुआ है, और इसका होता है 6 इंटू 10⁻24 होता है, ठीक है ना। आप देखिए फिर वही चीज यहाँ पे आ गया है, तो टोटल मिला के जो है ये आ जाएगा आपको 9.8, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, अभी पीछे में कैलकुलेट किया हूँ, 9.8 आ जाएगा, कितना आएगा 9.8, यही आएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो भाई आपका आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आपका जो है जब एक्सेलरेशन की बात होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगी, तब 9.8 आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दे, जैसे मान लीजिए आपसे नहीं पूछता है कि जी का मान क्या होगा, स्मॉल जी का मान, तो आप बताते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये आपने बताया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, तो ये अलग है, ये अलग है आपका, ठीक है ना। अब आगे आइए, आगे देखते हैं, इसको अब हम मिटा रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं इसमें आगे का टॉपिक, क्योंकि देखिए मैं अच्छे से सारा एक एक चीज मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, ताकि बच्चों को आप लोग को दिक्कत ना हो, ताकि अच्छे से सब कुछ बन जाए और मजा आ जाए, ठीक है ना। आप इंजॉयमेंट के साथ देखिए इसको, एकदम ये नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना, ये भी ध्यान दो, मैं सब ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के
जैसे फार्मूला यूज करके ही, जैसे मैं लिखा था G बराबर G कैपिटल M अपान R² में लिखा था। इसी को हम प्लैनेट के बारे में, तो यहाँ GP लिख देंगे, यहाँ G रहेगा, ये M प्लैनेट का मास रहेगा, ये जो है RP²। देखो कि प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, इसके G में नहीं कोई चेंजिंग होगी, G ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, तो इसमें जो GP क्या है, ठीक है ना, G क्या है, MP क्या है और RP क्या है, ठीक है ना। तो GP क्या है आपका, GP जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्लैनेट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट, ठीक है ना। G क्या है आपका, G तो भाई आपका कांस्टेंट ही है। MP क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट है। कुछ भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो 6.67 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और RP क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है, क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। ये ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये आ गया, तब की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही आपका कोई मतलब एक चीज और यहाँ से पूछेगा, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। आगे का मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा करके बता रहा हूँ। जैसे आपको डिफरेंस पूछ देगा कि कैपिटल G और स्मॉल g में डिफरेंस क्या है, या आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास 10th का भी टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। एक तरफ लिख रहे हैं यूनिवर्सल क्या लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। ये मैं दो भागों में, तो ये G है, आई क्या है, कैपिटल G है, ये पहले ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसमें इसका जो यूनिट होता है या SI यूनिट जो होता है, आप लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप लिखते हैं इस कितना लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिए। और जो आप वैल्यू लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यही आप जब इसका लिखेंगे कैपिटल G का मान, तो वहां लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद देखेंगे G का मान जो है, स्मॉल g का मान 0 हो सकता है, 0, ठीक है ना। क्या होगा, 0 एट ए सेंटर ऑफ अर्थ, एट ए सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन इसका कहीं भी जाइए, ठीक है ना, कहीं पे भी जाएंगे, हर जगह जो है इसका रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी आप जाइए रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये एकदम कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान देना है आपका, ठीक है ना। ठीक, तो ये मैंने पॉइंट बता दिया है, कैपिटल G और जो है स्मॉल g में क्या डिफरेंस होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना। तो एक मैं सोच रहा हूँ फ्री फॉल क्या होता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और उस पे जो है अभी क्वेश्चन देख लिया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूं। एक फार्मूला है, पहले वो देख लीजिए, उस पे एक मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाया हूँ तो उसी से रिलेटेड है। पहले आप वो देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू बॉडी मास m एंड प्लैनेट ऑफ मास, ये सारा जो दिया है, तो आप पढ़े हैं जैसे GH, आप उसी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
GH पढ़ेंगे। तो अब इसमें जैसे हाई एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्मॉल जी एच अपान जो है ये फार्मूला है R प्लस एच हो जाएगा। ये फार्मूला डायरेक्टली अभी याद रखिएगा, डेरिवेशन नहीं याद रखने की जरूरत है। इस फार्मूले का यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस पे बन रहा है, फाइंड द वेट, मैं लिख रहा हूँ फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a height of 64 किलोमीटर above, ठीक। the earth surface, the weight of body at surface of the earth is 20 Newton and radius of earth कितना दिया है 6400 किलोमीटर। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, जो ये फार्मूला पर लिखा R बराबर क्या है, R की वैल्यू, H की वैल्यू, ये 6400 किलोमीटर है और हाइट भी कितना है, ये भी उतना ही है 6400 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ 1600 किलोमीटर, ये ध्यान देना है, ठीक। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, GH बराबर जो है क्या हो जाएगा, G यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो H अपान R प्लस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी mg हो जाएगा और H अपान R प्लस H हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप W बराबर आप पढ़ते हैं mg, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं mg, क्योंकि वहाँ पे वेट की बात हुई, इसीलिए इसको WH भी कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग जो है mg है, तो आप यहाँ पे जो है mg का मान यहाँ पे दे दिया है 20 न्यूटन, क्योंकि m और g एक फोर्स है। आपको F बराबर क्या होता है, mg होता है। तो mg का मान कितना दिया है 20 दिया है, h का मान कितना है 6400 अपान 6400 प्लस 6400 इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये तो आपका टोटल ये 20 इंटू जो है 6400 अपान जो है 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, और 4 4 8 और 6 6 12 हो गया। इसको जब इससे काटेंगे तो ये 1 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका दूना है ये, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये 20 इंटू 1/4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल है, कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया, कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही पूछा हुआ था, ठीक। अब हम अगला देखते हैं फ्री फॉल। क्या देखेंगे, फ्री फॉल। अगर ऐसा एग्जाम में आ गया तो आप इसी तरीके से इसको लगाएंगे। अब देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या किया जाए, फ्री फॉल गिराया जाए उसको, ठीक है ना।
फ्रीली एकदम गिराया जाए तब क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि कोई बॉडी है उसको फ्री फॉल कराया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हेडिंग डालते हैं फ्री फॉल। तो कोई बॉडी है, ये बॉडी फ्री फॉल, ठीक है ना, फॉलिंग टूवर्ड्स, ठीक है ना, क्या किया, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या हो जा रहा है, अर्थ के सेंटर पे गिरा है, अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस, क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ द सिंगल फोर्स, क्या मैंने बताया, सिंगल फोर्स ओनली, ठीक, क्या हो रहा है, सिंगल फोर्स ओनली, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, क्या होगा, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑफ द अर्थ, ठीक, पुल ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी फ्री फॉल, मतलब कोई बॉडी है फ्रीली जो है टूवर्ड सेंटर के अर्थ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस से गिरा है, सिंगल फोर्स ओनली, विच ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी द फ्री फॉल, वो फ्री फॉल होकर के उस पर गिरेगी, ठीक है ना। अब देखिए आप जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखेंगे मैं 3 खाना बना रहा हूँ, फिर दूसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल, और तीसरा आप लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन u बराबर 0, इक्वेशन ऑफ मोशन u बराबर 0। तो जनरल इक्वेशन आपका क्या होता है, v बराबर u प्लस et, s बराबर ut प्लस हाफ et स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ्री फॉल गिराया जा रहा है, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो जैसे है सब वही रहेगा, लेकिन बस a की जगह पे हम g लिख देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस gt हो जाएगा, और इसकी जगह पे s बराबर u प्लस t अपान 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। अब यहाँ u बराबर 0 कह दे रहा है, मतलब v बराबर क्या आ जाएगा, gt आ जाएगा, s बराबर क्या आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, और इसको क्या किया है यस में मान के, तो आप इसको 0 कर दीजिए, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2g यस आ जाएगा। इसको आप अगर हाइट से आप गिरा रहे हैं तो उसको एच भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको एच भी आप मान सकते हैं, तो इसको फ्री फॉल करा रहे हैं तो इसको भी एच ही आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि ये प्लस होता है ना, मैं उल्टा लिख दिया था इसकी वजह से। तो u स्क्वायर बराबर 2g एच आ गया,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फ्री फॉल हो गया, आपका क्या हो गया, फ्री फॉल जब गिराया जाता है तब पे हो गया, ठीक। अब अगला टॉपिक जो है आपका है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे लग जाएगा और हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, क्योंकि वैसे टाइम लगेगा लिखने में क्वेश्चन, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लगा दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है, ए पार्टिकल थ्रू द अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। कितना है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। ए बी सी कई सारे हैं इसमें क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी हाइट पॉइंट ऑफ द जर्नी, ठीक है ना। तो एट ए हाइट पॉइंट ऑफ जर्नी विल बी 0। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, जब इसको आप ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो एक पीक पॉइंट पे जब जाके वो रुकेगी तो उस वहां पे क्या हो जाएगी, क्या पूछा है, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द हाइट पॉइंट ऑफ जर्नी, वहां पे क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। तो आप लिखिएगा एट, पहले का आंसर है एट द हाइट, या पूछा एट द हाइट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वहां पे 0, वेलोसिटी विल बी 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड कह रहा हाउ हाई वुड बी पार्टिकल राइज, वो कितना आगे बढ़ेगा। तो बी वाले के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही है आपका गेंद है, ठीक है ना, ऐसे है, इसको आप बना के लीजिए, ठीक है ना। तो ये टी है, टाइम लग रहा है, यहाँ पे ये क्या है, भी है, ठीक। तो इसी को अब इसी के अकॉर्डिंग जो है, ये नहीं है, आप यहाँ पे एक ही रखिए ना, क्योंकि वो गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे u बराबर कितना दिया है, u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो है सेकेंड वाले क्वेश्चन में इसमें दिया है, सेकेंड वाले में। तो उसके लिए जो आपका फार्मूला लगेगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको इधर बुला लीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो v स्क्वायर माइनस u का मान कितना है, 50 है आपका, तो 50 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए का मान कितना दिया, ए का मान जो है 9.8 होता है, 9.8, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि वो जो है नीचे आ रहा है ना, इसकी वजह से, ठीक। और उसके बाद इंटू यस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी ये क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल सब खत्म हो जाएगा, और इसको आप करेंगे 50 गुणे 50 बटा, इसे नीचे आ जाएगा 2 इंटू 9.8 बराबर यस। इसी को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सॉल्व करने के बाद जैसे ये आ जाएगा 25 5 125 0 अपान 9.8 बराबर 1250, एक 0 और बढ़ा दिए, ये 98 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेगा तो 12 कितना आया है, 127.5, ठीक है ना, यही आया है मीटर, क्योंकि यस का मान पूछा था, ये हो गया आपका। सी वाला क्या कहा है, सी वाले में क्या पूछा, व्हाट टाइम वुड बी टेक रीच ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए v बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है, क्योंकि यही टाइम हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये आप जान रहे हैं 0 है, ये 50 है, प्लस जो है a का मान कितना है आपको 9.8 है, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, इंटू जो है t रहेगा। अब इसको इधर हो जाएगा 40 और 9.8 t हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको
हाँ, इसको मैं इधर पलट दिया हूँ, इधर भेज दिया हूँ, इसकी वजह से। तो T बराबर जो आएगा 50/9.8, तो 500/98। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5.1 सेकेंड क्या आएगा, 5.1 सेकेंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यही हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सोचा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। ठीक, अब आगे चलिए। आगे आपका टॉपिक जो बनता है, अब देखे हैं जो है मास और वेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है ना। मास देखिए आपकी हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जो है यहाँ रहिए और चाहे चांद पे रहिए जाकर के, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है मास में। लेकिन वेट में क्या होता है, वेट में आपका चेंज आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए चांद पे चले जाते हैं, चांद पे जाएंगे, अगर यहाँ पे 24 किलो के हैं तो वहां पे उसका 1/6वां पार्ट हो, मतलब 4 kg के हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप अर्थ पे 24 kg का कोई बच्चा है, तो वहां जाएगा तो 1/6वां पार्ट होता है, मतलब इसको मतलब वहां पे 4 पे जाएगा, 4 kg के भी लड़का हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रही है, वेट की बात हो रही है, तो ग्रेविटी उसमें काम करती है, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान देना। मास इज ए क्वांटिटी, मास ए कंटेंट इन ए बॉडी, क्या होता है। अब वेट क्या होता है, अर्थ के अट्रैक्शन पे निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे दिख रहे हैं मास, और क्या लिख रहे हैं, वेट, WE, ठीक है ना, वेट, WEIGHT, वेट। अब देखिए पहला हम पॉइंट दोनों पे लिख रहे हैं, मास ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऑफ ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। डिफरेंस भी पूछेगा तब भी आप यही लिखेंगे। और वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स, देखिए हम डिफरेंस भी बता दे रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग। फोर्स विथ विच द अर्थ, विच द अर्थ, ठीक, अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी, ठीक है ना। इसमें कोई नो चेंजेस, बट इसमें चेंजेस, इसमें चेंजिंग होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा भार में, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो जैसे अब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जब बात होगी, ठीक है ना, क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल कहने का मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू G हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और मास क्या होता है, मास जो होता है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होता है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ये ध्यान देना है आपको, मास और वेक्टर में, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, यही चीज आपका जो है डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं और कौन सी टॉपिक जो बची हुई है जो हमको बताना चाहिए, इस पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक है फ्लूइड,
फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। तो फ्लूइड देखिए, फ्लूइड मतलब क्या होता है, बहना या फ्लूइड या राइडिंग, मतलब कोई भी चीज जैसे बह रही हो, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस क्या हो रही है, लिक्विड एंड गैस आर ए फ्लूइड, आर फ्लूइड, मतलब ये तो बहती हैं भाई, सही बात, बिकॉज कैन बी फ्लो, बिकॉज कैन बी फ्लो। अच्छा आप देखिए, कोई भी पानी है वो क्या करती है, फ्लो करती है, बहती है, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। प्रेशर द एक्सटर्नल ऑफ फ्लूइड, प्रेशर जैसे आप एक्सटर्नल ऑफ फोर्स पे देते हैं, ये चीजें हो गई, ठीक है ना। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सो गाइस बने रहिए, आगे हम देखते हैं। सो गाइस ये यहाँ पे टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। जैसे दूध की शुद्धता हम नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं, और मैं की पॉइंट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जो इसके इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। सो गाइस ये आपका पूरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल का जो है पूरा टॉपिक का जो है आपका बन चुका है। तो गाइस आप जो है अब इसका एनसीईआरटी का सलूशन भी डाल दिया जाएगा, जल्द ही आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो गाइस आप जो है और लोगों को इसको जरूर शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं और सारा वीडियो इस पे बनाऊं। तो कृपया आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर और लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक। धन्यवाद।